आरबीआई इस पतली रस्सी के ऊपर एक नट की तरह काम करेगा कि भाई हमें क्या करना है, पूरा का पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज करके चलना है। न हमको जीडीपी ग्रोथ रेट को नीचे गिरने देना है, न इन्फ्लेशन को ऊपर उठने देना है। तो जीडीपी ग्रोथ रेट को नीचे नहीं आना है और इन्फ्लेशन को ऊपर नहीं आना है। उल्टा अगर कहेंगे तो जीडीपी को ग्रो करना है और इन्फ्लेशन को नीचे जाना है। तो ये टारगेट्स है हमारे। अब यहाँ पर कौन कौन से टूल्स होते हैं यह देख लेना है। टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीतियों के टूल्स कौन कौन से होते हैं, आरबीआई कौन कौन से उपकरणों की सहायता से ये काम करती है। तो पहला जो आपका है वह है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर में कैश रिजर्व रेशियो, इसे हिंदी में कहेंगे नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है। दूसरा अगर बात करेंगे एसएलआर, स्टेचरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टेचरी लिक्विडिटी रेशियो, सावधिक तरलता अनुपात। तीसरा हो जाएगा हमारा रेपो रेट, जो आप लोगों ने कभी सुना भी होगा, और उसके बाद आएगा रिवर्स रेपो रेट। चौथा हो जाएगा हमारा बैंक रेट, और पांचवा हो जाएगा हमारा एमएसएफ। एमएसएफ मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। कितने इसमें से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सीआरआर के बारे में सुन रखा है? कितने ऐसे हैं जिन्होंने सीआरआर के बारे में सुन रखा है कि उन्हें कैश रिजर्व रेशियो के बारे में कुछ पता है? हाँ विनीता बतलाइए, अनम्यूट कीजिए विनीता अपने आप को, बतलाइए। अभिषेक आनंद भी बोलना चाह रहे हैं। सर जो बैंक आरबीआई होती है वो कुछ कैश अपने पास रिजर्व रखती है और उस पे दूसरे बैंकों को इंटरेस्ट पे लोन्स देती है, प्रोवाइड करती है। आधा सही है विनीता, आधा गलत है। ये सीआरआर का पैसा के ऊपर किसी को लोन नहीं दिया जाता, ये आइडल रहता है, यह आरबीआई यस के सर। पास रखा रहेगा, इसका कोई काम नहीं होता है। जैसे आपका जेब में मान लो आपको 10,000 रुपया दिए पापा खर्च करने के लिए, तो उसमें से ये बोल दिए कि देखो 1,000 रुपया तुमको खर्च नहीं करना है, ठीक है। तुम 1,000 रुपया क्या क्या करो, ड्रॉवर में डाल के रख दो घर का, और उस ड्रॉवर से आप निकालोगे नहीं। तो ये उसी प्रकार का पैसा है। हाँ अभिषेक आनंद, अभिषेक हेलो। बोलिए। अभिषेक, हाँ बोलिए अभिषेक। यस सर। सर सीआरआर सर कुछ परसेंट होता है जो टोटल अमाउंट का, जो रिजर्व बैंक गाइडलाइंस के अंदर उस पैसों को बैंक के द्वारा रखा जाता है रिजर्व करके। ना उनका यूज कर सकते हैं और ना उनका लोन पास कर किया जा सकता है। किस अमाउंट का रखते हैं? सर जो भी सर कलेक्शन बैंक के द्वारा होता है उसे, जो भी ब्रांच बैंक के जैसे एसबीआई है सर, वो अपना भी कलेक्शन करती है, उसमें से कुछ परसेंट रिजर्व बैंक के जमा किया जाता है, उसको सीआरआर कहा जाता है। कितना कलेक्शन करती है और उस कलेक्शन अमाउंट को क्या कहते हैं? कौन कौन से अकाउंट में कलेक्शन होता है एसबीआई का या कोई भी कमर्शियल बैंक का? सॉरी सर, उतनी डिटेल में तो नहीं पता सर। चलिए बतलाते हैं। आपको उतना ही पता है जितना बाकी सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, ठीक है। चलिए सीआरआर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। लिखिए, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए।
आकाश, यस आकाश सर। जरा ग्रुप में प्रीथा को मैसेज करो तो प्रीथा कहाँ है? यस सर। या ग्रुप में ही डालो उसको, ठीक है प्रीथा। Under RBI Act 1934, every commercial bank has to keep some liquidity. Under RBI Act 1934, every commercial bank has to keep some liquidity with RBI. This ratio is called CRR. This ratio is called CRR. This ratio is called CRR. तो यहाँ पर समझना है हम लोगों को कि ये पूरा का पूरा हमारा किस प्रकार से चल रहा है। तो अब यहाँ पर अब क्या है हमारा, इस चीज को समझिए। आरबीआई एक्ट 1934, आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या पूछेगा ये समझ लो, सीआरआर किस एक्ट के ऊपर रखा जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, आजकल यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन को खूब जम के कर रही है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन खूब सारा आपका आ रहा है आरबीआई से रिलेटेड, क्योंकि आरबीआई एक ऐसा सेगमेंट है जो लगातार चेंज होता रहता है। विनीता कुछ बोल रही थी क्या? नो सर। चलिए यहाँ पर देखो, अब सीआरआर किस प्रकार से हमारा रखा जाएगा। अभी जो अभिषेक ने बात की कि सीआरआर रखा जाता है, कैसे रखा जाता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, कोई भी बैंक के पास 4 प्रकार के अकाउंट होते हैं। कितने अकाउंट होते हैं? 4 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। कोई बतला सकता है कितने टाइप के अकाउंट हैं, कौन कौन से हैं? पहला है सेविंग, दूसरा है करंट अकाउंट, तीसरा है एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट, और चौथा है रिकरिंग डिपॉजिट। तो यहाँ पर ये 4 प्रकार के किसी भी कमर्शियल बैंक में अकाउंट हो सकते हैं। एक सेविंग अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट, तीसरा एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट जो आप लोग 2 साल 3 साल 4 साल के लिए करते हैं। अधिकतम एफडी का जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो कितना है, कोई बतला सकता है? 10 ईयर्स हमारा, ठीक है। तो ये 10 ईयर्स तक हमारा जा सकता है मैक्सिमम। आरडी इसी प्रकार से आपका पर मंथ के हिसाब से होता है हमारा, तो पर मंथ के हिसाब से आरडी होगा हमारा। मान लो आपने 1000 रुपया डिपॉजिट करना है, 1000 रुपए का आप 12 इंस्टॉलमेंट में बांट दिए। अब 1000 करके 12 महीने तक आप जमा कर रहे हैं, साल के लास्ट में आपको ये रिटर्न मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा एफडी आरडी। तो यहाँ पर ये 4 प्रकार के बैंक के पास डिपॉजिट होते हैं, इसमें से 2 को हम लोग कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। ये 2 हमारा क्या कहलाता है? डिमांड डिपॉजिट्स कहलाता है। क्यों डिमांड डिपॉजिट कहलाता है? यहाँ पर याद रखिएगा, ये डिमांड डिपॉजिट इसलिए कहलाता है क्योंकि वी कैन विथड्रॉ आवर मनी ऑन आवर डिमांड। हम लोग अपने डिमांड के ऊपर पैसे विथड्रॉ कर सकते हैं। रात का 12 बजे मन किया, एटीएम लिए, सीधा सा एटीएम में चले गए, पैसा विथड्रॉ करके ले आए, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई रोक टोक नहीं है। रात का 12 बजे 2 बजे जब भी हो। यहाँ तक तो मैंने धनबाद जब मैं गया था तो 2011 का बात है, प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कराने के लिए, तो वहां पर मुझे रात का 12 बजे पैसा निकालना पड़ा। बुली मोड़ पर एक जगह थोड़ा सा आपका आगे बढ़ने पर एक एटीएम है, रात का 12 बजे जाके मैंने उसे पैसा निकाला, क्योंकि एक निकाला 11:49 पर, और दूसरा क्योंकि लिमिट था मेरे एटीएम का 25,000 रुपया। अब एक अगले दिन मॉर्निंग निकालते तो 25,000 ही निकलता, तो एक था 11:58 में निकाला जिसमें 25,000 खींचा, और फिर 12:02 पर निकाला तो फिर 25,000 निकाला। जरूरत थी 50,000 की, तो कैसे चलता हमारा?
वहां पर जो गुरु नानक स्कूल था उसी को पेमेंट करना था पूरा का पूरा। नतीजा 12 बजे रात को निकालने के लिए जाना पड़ा। तो आपकी मर्जी है, कभी भी आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पैसा निकालिए। तो ऑन डिमांड करंट अकाउंट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब पैसा निकालना है, दिन में जितनी बार निकालना है, दिन भर में 100 बार पैसा डिपॉजिट करना है और 105 बार निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, करंट अकाउंट में कोई रोक टोक नहीं है। डिमांड जो हमारा यहाँ पर सेविंग अकाउंट है, इसमें 4 बार पैसे निकालने की सुविधा दी जाती है, लेकिन कब निकालेंगे ये आपकी मर्जी है। 4 बार के बाद भी आप निकाल सकते हैं पैसा, बस उसका चार्ज कटता है। एफडी आरडी ये दोनों के दोनों हमारे क्या है, टाइम डिपॉजिट्स है। ये क्या है, हमारे टाइम डिपॉजिट्स है। तो ये डिमांड डिपॉजिट्स है, ये टाइम डिपॉजिट्स है। लेकिन अगर जब बैंक के लिए बात करेंगे, कोई भी कमर्शियल बैंक यानी कि एसबीआई के लिए, तो एसबीआई के लिए आपका सेविंग अकाउंट का पैसा क्या होगा, एसेट होगा या लाइबिलिटी होगा? अभिषेक, एसबीआई में आप पैसा रखे जाके, तो एसबीआई के लिए वो पैसा एसेट होगा या लाइबिलिटी होगा? सर लायबिलिटी ना? हाँ, बिल्कुल लाइबिलिटी होगा प्रीता। तो यहाँ पर ये डिमांड लाइबिलिटी हो जाता है। क्या ये हो जाता है हमारा, लाइबिलिटी। तो यहाँ पर डिमांड लाइबिलिटी हो गया, टाइम लाइबिलिटी हो गया। तो ये दोनों मिल गया, तो ये दोनों कहलाता है एनडीटीएल। ये दोनों क्या कहलाता है, एनडीटीएल। इसी एनडीटीएल का एक सर्टेन परसेंट, वर्तमान में ये 3% है, तो 3% किसका, एनडीटीएल का। आपसे कोई पूछेगा कि सीआरआर किसका परसेंटेज होता है, 3% सीआरआर होता है, सबको पता है, ठीक है, लेकिन ये किसका परसेंटेज है, सीआरआर किसका परसेंटेज है? तो यहां पर याद रखिएगा, सीआरआर एनडीटीएल का रखा जाएगा। किसका रखा जाएगा, एनडीटीएल का। तो एनडीटीएल का फुल फॉर्म क्या होगा हमारा, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। अब याद रखिएगा, डिमांड लाइबिलिटी में सेविंग अकाउंट है और साथ में हमारा करंट अकाउंट है, ठीक है। और वहीं पर टाइम लाइबिलिटी में क्या है, हमारा एफडी है और आरडी है, ठीक है, एफडी है और आरडी है। तो यहाँ पर सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी, आरडी चारों मिल गया। अब यहाँ पर एनडीटीएल का 3% रखा जाएगा सीआरआर, ठीक है। अब इस सीआरआर रखने से होता क्या है, इसका पूरा का पूरा इकोनॉमी के ऊपर क्या असर पड़ता है, ये आपको समझना होगा। अब यहाँ पर ऋषभ, बिल्कुल आ रहा हूँ ऋषभ आपके पास, बोलिए ऋषभ, अनम्यूट की तरफ। सर यस सर। सर लाइबिलिटी और एसेट हुआ क्या सर? आपके पास जो पैसा है, मान लो यहाँ पर आपका एग्जांपल नहीं, बैंक का देते हैं, ठीक है। तो बैंक के पास जो कस्टमर्स का पैसा है, तो कस्टमर्स का पैसा है, तो कस्टमर्स के पैसे को तो बैंक को रिटर्न करना पड़ेगा ना। यस सर। तो बैंक के लिए वो क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया, ठीक है, वो लाइबिलिटी पोर्शन है बैंक के लिए। और वहीं पर अगर बात करेंगे, बैंक का कोई प्रॉफिट का पैसा है, ठीक है, कोई प्रॉफिट उसने अर्न किया है कहीं से, तो वो प्रॉफिट का पैसा उसका एसेट हो जाएगा, यस, ठीक है। तो ये एसेट और लाइबिलिटी होती है। तो यहाँ पर याद रखेंगे, हमारा एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है। अब यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के जरिए हम समझाने की कोशिश करें। देखो यहाँ पर हम फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स तैयार कर रहे हैं। तो फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं, इसमें से कोई बायोलॉजी का होगा, कोई केमिस्ट्री का होगा, कोई फिजिक्स का होगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको, मान लीजिए कोई बायोलॉजी का है, तो उसको कोई मेडिकल फील्ड में काम करने का मौका मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप मेडिकल के एमबीबीएस करके गए हैं, या आप बॉटनी में, जोलॉजी में आप ऑनर्स करके गए हैं, पता चला आप काम कर रहे होंगे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में। अभी जो आपका शशिकांत दास, इससे पहले जो आरबीआई के गवर्नर, यहाँ पर अभी आरबीआई के गवर्नर जो थे, वो क्या कर रहे थे, हमारे हिस्ट्री ऑनर्स थे। वो क्या थे, हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट थे। तो
तो अब आप ये सोचेंगे कि इकोनॉमिक्स वाला ही केवल आरबीआई में जाएगा, या कभी हायर लेवल पर जरूरत होगी तो इकोनॉमिक्स वाले को वैल्यू दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप हिस्ट्री वाले हैं, आप आरबीआई के गवर्नर बनाए जा सकते हैं, आप ज्योग्राफी वाले हैं, आप स्वास्थ्य विभाग के सचिव बनाए जा सकते हैं। तो अब आप ये भूल जाइए, अब ज्योग्राफी से आप सोचिएगा काम करना तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ओवरऑल आप सबके सब एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं, आपका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होगा आने वाले समय में। तो यहाँ पर याद रखिएगा ओवरऑल, तो ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है, हम लोग ब्यूरोक्रेट्स तैयार कर रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेसी के लिए सबसे एक चार्मिंग पोस्ट होता है कि वो फाइनेंस सेक्रेटरी या फाइनेंस सेक्रेटेरिएट में कहीं काम मिल जाए। तो फाइनेंस सेक्रेटरी का बात छोड़ दो, अभी तो सबसे है कि हमारे पास 100 क्वेश्चन में हमको 7 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स पे सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये जो 7 क्वेश्चन है बिना इकोनॉमिक्स पढ़े, हिस्ट्री आप खुद से पढ़ सकते हैं, नो डाउट, ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, पॉलिटी थोड़ा बहुत तो पढ़ ही सकते हैं, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, तो इकोनॉमिक्स में जो बंदा पीजी किया हुआ है उसको भी इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता है, याद रखिएगा। क्योंकि ये पढ़ने वाला चीज नहीं है, ये समझने वाली चीज है। तो इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री दोनों अलग अलग चीज है। जीएस में सब कुछ आप कर सकते हैं, रट्टा मार तैयारी हो सकती है, पल्ले ना पढ़ना है इकोनॉमिक्स में। और ये 7 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के बाकी 15 क्वेश्चन को समझने में भी हेल्प करता है कि करंट अफेयर्स के ऊपर आपकी समझ बेहतर होगी। चाहे वो कितना भी इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा, आपकी करंट बेहतर होगी, करंट के ऊपर पकड़। तो करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए इकोनॉमिक्स की हेल्प चाहिए, क्योंकि हर तीसरा क्वेश्चन या जीडीपी के साथ जुड़ा हुआ है या आपका जुड़ा हुआ है इन्वेस्टमेंट के साथ। आप बिना उसके कर ही नहीं सकते, याद रखिएगा। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स का एक ओवरऑल आपके पास समझ होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो सीआरआर का क्या इकोनॉमी में इंपॉर्टेंस है। मैं पटना में क्लास ले रहा था, एक फौजिया नाम की लड़की थी, वो हाथ धो के क्वेश्चन लेके पढ़ गई। इस फॉर्मूला जो आपको देने जा रहा हूँ ये फौजिया फॉर्मूला है, ठीक है। वो लड़की हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई, सर ये बताओ कि सीआरआर इंक्रीज होगा तो कैसे बाजार में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, और अगर सीआरआर डिक्रीज होगा तो हमारा जीडीपी कैसे गिरेगा। विश्वास आप लोग को मैं ईमानदारी से बतला दूं, उस समय तक मुझे भी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से नहीं आता था, याद रखिएगा। और खासकर ये वाला सेक्शन मेरे लिए भी बड़ा खतरनाक था कि मुझे पता नहीं था इतना ज्यादा इकोनॉमिक्स आता था। अब सिविल का मेंस और प्री पास करने के भर सबको इकोनॉमिक्स आ जाता है, लेकिन समस्या उस समय ये थी कि हम लोग के समय का तो एग्जाम चल नहीं रहा था, अब एडवांस लेवल पर आ चुका था क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन आ रहे थे 2005 के बाद से, वो क्वेश्चन हम लोगों के इकोनॉमिक्स से डील हो नहीं सकते थे। हम लोग के समय का जो पढ़ा हुआ इकोनॉमिक्स था वो डील हो जाता था। अब नया क्वेश्चन आ रहा है, नए पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहा है 2009-10 से पूरा का पूरा, वो अब सॉल्व हो नहीं सकता हमारे पढ़ाई से। अब टीचर अगर नहीं पढ़ेगा और अपना पुराना पढ़ाई पर रहेगा तो सोचो उसकी स्थिति क्या होने वाली है। तो टीचर को आपको हर वक्त पढ़ते रहना पड़ता है, अदरवाइज वो सब कुछ कर पाएगा, पढ़ा नहीं पाएगा। तो अब यहाँ पर देखो उसका 2 क्वेश्चन था। पहला, सर सीआरआर बढ़ेगा तो जीडीपी के ऊपर कैसे ये हमारा कम हो जाएगा। दूसरा, महंगाई के साथ रिलेट। अब हम भी क्या करते, पल्ले तो अपने भी नहीं पढ़ रहा था कि आखिर होगा क्या, तो क्लास में ही खींचना शुरू किए पूरा का पूरा डायग्राम, और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वहीं से निकला है। इसलिए उसी दिन हम बोले थे कि बेटा ये जहां भी हम पढ़ाएंगे, पूरा नॉर्थ ईस्ट का कोई हिस्सा नहीं है जहां नहीं पढ़ाए हो, और मेरे हर क्लास का बच्चा फौजिया को जरूर जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि उसी फौजिया फॉर्मूला को वो पढ़ता है। तो आपके भी क्वेश्चन का स्वागत है, कोई भी क्वेश्चन कीजिए, हो सकता है आपका बेवकूफाना क्वेश्चन मुझे एक नया चीज कुछ इन्वेंट करने के लिए तैयार कर दे। सारे सवाल का इसीलिए मैं स्वागत करता हूँ, किसी के सवाल से कभी भी गुस्साता इसलिए नहीं हूँ। हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता कि कोई कहता है मुझे समझ में नहीं आया, उसके जगह पर ये कोई कह दे कि सर मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो उस समय मेरा खुशी बढ़ जाता है। कि अब सीधा कोई बोले कि मुझे समझ में नहीं आया तो बड़ा मुझे अटपटा लगता है, वही बोले कि नहीं सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, इसको समझाइए, तो मेरा उत्साह डबल हो जाता है। चलो यहाँ पर अब देखते हैं। अब यहाँ पर मान लेते हैं एनडीटीएल। किसी भी बैंक का 1000 करोड़ है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एकदम नॉर्मल सा ये लेके चल रहे हैं, ठीक है। कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई बैंक हो सकता है, मान लो एसबीआई है, ठीक है। मान लो जैसे मैथमेटिक्स में क्वेश्चन बनता है, मान लो कि मूलधन बराबर 100 रुपए
तो मान लो कि एनडीटीएल इक्वल टू 1000 करोड़ रुपया। ठीक है, अब यहाँ पर सीआरआर हमारा हम लोगों को देखना है कि सीआरआर कितना है। अब एक केस है हमारा, मैं एक केस आपको यहाँ पर ले रहा हूं 2004 का और दूसरा केस ले रहा हूं मैं 2010 का। कारण सीधा सा है, इसी दौरान में आपका सबसे ज्यादा सीआरआर चेंज किया गया है या रेपो रेट चेंज किया गया है। तो यहाँ पर सीआरआर था आपका 4% और यहाँ पर सीआरआर था आपका 7.5%। ठीक है, अब ये दो अलग अलग केस है, दोनों का आपका क्वेश्चन क्या क्या आएगा जरा आप लोग समझ लीजिए। व्हेन सीआरआर इंक्रीज्ड, क्वेश्चन क्या क्या होगा। पहला, इन्फ्लेशन क्या होगा। दूसरा, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होगा। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट क्या होगा। इंटरेस्ट रेट इन मार्केट क्या होगा। 4 क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, इस एक पॉइंट से हमारा 4 क्वेश्चन डील होता है। तो यहाँ पर व्हेन सीआरआर इंक्रीज, अब ये क्वेश्चन आपका कई बार आ चुका है, आपका 2014 से 16 के बीच में देखिएगा आपका सिविल में आईएएस का क्वेश्चन आ चुका है। और जेपीएससी में याद रखिएगा, जेपीएससी कुछ नहीं करेगा, ये कहीं से क्वेश्चन चोरी करके लाएगा। क्वेश्चन चोरी करने का इसका 2 जगह होता है, एक होता है यूपीएससी जहां से ये क्वेश्चन डायरेक्टली चोरी करता है, दूसरा होता है यूपीपीसीएस। याद रखना, झारखंड का कोई भी क्वेश्चन सेट करने वाला खुद से कोई क्वेश्चन सेट नहीं करने वाला एक्सेप्ट झारखंड का। बाकी जितना भी जनरल जीएस का क्वेश्चन होगा वो चोरी करके होगा, कहीं ना कहीं से चोरी होगा। तो जहां से ये लोग चोरी करता है वो स्रोत आप समझ लीजिए, एक यूपीएससी का क्वेश्चन को तोड़े मरोड़ेगा, दूसरा यूपीपीसीएस का क्वेश्चन को छाप देगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्वेश्चन को छाप देता है। ठीक है, तो ये छापने वाला काम करता है। तो आप समझ रहे हैं कि जेपीएससी कोई टैलेंटेड संस्था है, ऐसा कुछ नहीं है, सब चोरी का माल है, कहीं ना कहीं का चोरी का माल यूज होगा इन लोग का। अब देखो 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बतलाया, जब सीआरआर बढ़ेगा तो क्या होगा हमारा, यहाँ पर सीधा सा पहला इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति बढ़ेगी, दूसरा जीडीपी, यहाँ पर घटेगी बढ़ेगी नहीं पता, ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन देगा। इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड तीसरा, नो इम्पैक्ट चौथा, नन ऑफ दीज। इस प्रकार से आपको ऑप्शन होंगे 4, इंक्रीज डिक्रीज और उल्टा पुल्टा ऑप्शन भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर आते हैं सीआरआर के ऊपर। तो यहाँ पर आरबीआई में कितना पैसा जमा करना पड़ेगा, 1000 करोड़ का 4% यानी कि हमको 40 करोड़ रुपया जमा करना पड़ेगा, कहाँ, आरबीआई में। लेकिन जब 2004 के बाद 2010 में हमारा सीधा सा रेपो रेट बढ़ के सीआरआर बढ़ के 7.5% हो गया, तो यह 75 करोड़ रुपया हमारा कहाँ चला जाएगा, आरबीआई के पास चला जाएगा। अब एसबीआई के पास कितना पैसा बचेगा जरा ध्यान दीजिए, 40 करोड़ चला गया, 1000 करोड़ का 4% यानी 40 करोड़ आरबीआई में डिपॉजिट कर लिए जिसका कोई यूज नहीं है, तो बचा बैंक के पास 960 करोड़ रुपया, है ना। क्लियर मैथमेटिक्स है। जब हम लोगों ने 2010 में देखा सीआरआर हमारा 2010-2009 था, ये टाइम पीरियड याद रखिएगा, 2009-10 में हम लोगों ने जब देखा 7.5%, 7.5% सीआरआर हो गया, मतलब हमको 75 करोड़ रुपया आरबीआई में जमा करना पड़ा। अब आरबीआई के एसबीआई के पास 925 करोड़ रुपया शेष बचा। ये दोनों पॉइंट आप लोग का क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइए, हाँ या ना में बोलो, जल्दी से अनम्यूट करो, बोलो। फिर से एक बार यस सर। किसी को कोई डाउट नहीं, एकदम नॉर्मल मैथमेटिक्स है, रिक्शा वाला को भी बैठा के समझाएंगे। हाँ बोलिए सर, एक बार एनडीटीएल का मतलब समझा दीजिए ना। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, एनडीटीएल नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। यहाँ पर हम लोगों ने एनडीटीएल को डिस्कस किया है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। डिमांड लायबिलिटीज कौन सा,
सेविंग और करंट अकाउंट का पैसा जो आरबीआई जो हमारे कमर्शियल बैंक में हमारे कस्टमर ने रखा है, वहीं पर बैंक का लाइबिलिटी, टाइम लाइबिलिटी कौन सा अकाउंट में होगा, एफडी और आरडी का, ये भी हमारे कस्टमर ने हमारे बैंक में रखा है। तो दोनों हमारे कस्टमर्स का पैसा है जो बैंक के पास गया है, एक को हम लोग कहते हैं डिमांड लायबिलिटी, दूसरे को टाइम लायबिलिटी। अब दोनों को जोड़ दिए तो एनडीटीएल हो गया। क्लियर है? यस यस सर। चलिए, अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा जब सीआरआर 4% था तो 4% था तो 40 करोड़ रुपया आरबीआई में जमा कर रहे थे, एसबीआई के पास बच रहा था 960 करोड़ रुपया। अब यहाँ पर सीआरआर बढ़ गया, हमारा हो गया 7.5%। अब हम लोगों को सीधा सा हमारा क्या हुआ कि 75 करोड़ रुपया आरबीआई में जमा करना पड़ रहा है। अब ये जो 75 करोड़ जमा करना पड़ रहा है, इसका रिजल्ट ये है कि अब एसबीआई के पास बच रहा है 925 करोड़ रुपया। अब यहाँ पर देखो इसका इम्पैक्ट क्या है हमारा। अब एसबीआई इस पैसे को क्या करेगी, एसबीआई इस पैसे को लोन के रूप में बांटती है। ठीक है, लोन के रूप में इसमें से एक बड़ा अमाउंट बट जाता है हमारा। अब ये लोन के रूप में बढ़ता है तो 960 करोड़ रुपया में अगर 100 लोगों को लोन देता था तो 925 में 80 लोगों को लोन देगा, हाँ या ना? यस 960 करोड़ों में अगर 100 लोगों को लोन देता था तो 925 करोड़ में 80 लोगों को लोन देगा। ये तो ऑब्वियस मैथमेटिक्स है, इसको मनमोहन समझने के लिए मनमोहन सिंह को बुलाने की जरूरत नहीं है। ये हम लोग रिक्शा वाला के पास जाएंगे, वो रिक्शा वाला भी बताएगा हाँ मालिक यही होगा, है कि नहीं? यहाँ इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो, इकोनॉमिक्स को हम लिटरेचर की तरह नहीं, एग्जाम्पल की तरह बताएंगे ताकि गलती से भी भूल जाओ। थ्योरी कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी भूलो, भूलने के लिए होता है, प्रैक्टिकल कभी नहीं भूलोगे। तो ये प्रैक्टिकल है आपका, तो प्रैक्टिकल में ये सारा थ्योरी क्लियर हो जाता है हमारा। ठीक है, 3 मिनट में हमारा ये लॉग आउट होगा, वापस फिर से लॉग इन करेंगे सब कोई। ठीक है, अभी जब तक 3 मिनट का लाभ उठा लेते हैं, 3 मिनट के बाद वापस फिर से इकोनॉमिक्स ही चलेगा 20 मिनट और ये आपका टॉपिक क्लियर करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आधा अधूरा में समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 100, यहाँ पर 80। अब ये लोन बांटने के लिए गया तो बंदा होम लोन बांटा। सबसे बैंक का बड़ा इंटरेस्ट रहता है बांटने में, क्या? होम लोन। होम लोन के पीछे चक्कर क्या है कि मान लो बंदा नहीं दिया कर्ज तो इसका घर हम लोग नीलाम कर देंगे। होम लोन लेके बंदा क्या करेगा, या फ्लैट खरीदेगा या घर बनाएगा। तो यहाँ हम लोगों को जितना का ये लोन लिया है उससे ज्यादा अमाउंट हमारा रिकवर होने का पूरा चांस रहता है। और साथ में आदमी के लिए सबसे सेफ साइड है कि घर बन जा रहा है तो घर का आप किसी भी हालत में लोन को बचा के रखेंगे कि भाई इस लोन को हम सही दे दे तो ये घर मेरा हो जाएगा। एक मिडिल क्लास का सपना होता है अपना अपना घर। ठीक है, अब ये होम लोन देने के लिए गया। जब 100 लोगों को होम लोन देता था तब होम लोन लेने के बाद बंदा क्या करेगा, घर बनाएगा। घर बनाने के लिए सबसे पहली चीज क्या घटती है, वो है सीमेंट, दूसरा ब्रिक्स, तीसरा आयरन, चौथा लेबर, पांचवा मिसलेनियस आइटम। अब घर बनेगा तो कर्टन्स भी, पर्दा भी लगेगा घर में, सैनिटरी के डिफरेंट फिटिंग्स लगेंगे, इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स होगी, सोफा बनेगा, पलंग बनेगा, नया घर बनेगा तो सब चीज नया चीज लोगों को चाहिए। उसमें वो इलेक्ट्रिकल वायरिंग करवाएगा, बल्ब लगाएगा, होल्डर लगाएगा, ट्यूबलाइट लगाएगा, सब कुछ करेगा। तो ये मिसलेनियस में हम लोग इनको काउंट कर लिए। तो यहाँ पहले जब 2004 में ये चीज होता था कि 4% सीआरआर था तो 100 घरों के लिए हमारा डिमांड होता था सीमेंट का। लेकिन अब 2010 में क्या हो रहा है, हमारा 80 लोगों को लोन दे रहे हैं तो 80 घरों के लिए ही सीमेंट का डिमांड हो रहा है। मतलब सीमेंट के इंडस्ट्री में डिमांड की कमी है ना? जब डिमांड की कमी है तो सीमेंट का कारखाना कम प्रोडक्शन करेगा। 100 घरों का सीमेंट का प्रोडक्शन करने में अगर 10 लोगों को वो रोजगार देता था तो 80 घरों का सीमेंट का प्रोडक्शन करने में वो 8 लोगों को रोजगार देगा, है या नहीं? यस सर। है ना? 100 घर का प्रोडक्शन कर रहे थे सीमेंट तो 10 लोगों को रोजगार दिए, तो 80 घर का प्रोडक्शन करेंगे तो 8 लोगों को रोजगार देंगे। 2 आदमी को जॉब से निकालना होगा, 2 आदमी को निकालेंगे ना, लात मार के जॉब से निकालेगा।
बैठा के, प्राइवेट सेक्टर है, बैठा के तो देगा नहीं सैलरी, क्यों देगा? प्रोडक्शन ही नहीं है, डिमांड नहीं है, क्यों देंगे बैठा के? मारो इसको, निकालो पहले। ब्रिक्स वाला ईंटा का भट्टा में भी 100 के जगह पर 80 घर के लिए ईंटा बिक रहा है, तो यहाँ भी 10 के जगह पर 8 लोगों को रोजगार देंगे। आयरन, इसमें भी 100 के जगह पर 80 लोगों को रोजगार देंगे, है कि नहीं? लेबर 100 घरों में रोजगार पाता था, अब वो 80 घरों में रोजगार पा रहा है कि नहीं? अब यहाँ पर एक लेबर, एक घर बनाने में अगर 5 लेबर लगता है तो 100 घर बनाने में 500 लेबर लग रहा था। अब यहाँ पर याद रखिए, अब वो 80 घर बन रहा है तो 5 के हिसाब से 400 लेबर्स लगेंगे, 100 लेबर्स बैठ जाएंगे घर में। जैसे रांची के जो लोग हैं, आप लोग देखेंगे लालपुर चौक के ऊपर आपका बैठ जाता है सवेरे सवेरे लेबर आके। इसी प्रकार से हर एक टाउन में, धनबाद हो, आपका गिरिडीह हो, जामताड़ा हो, गोड्डा हो, कुछ भी हो,